तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस और इंग्लिश जो कि आज यानी कि 25 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइंस में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और इंग्लिश में कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए, जो भी वैसे हमारी वीडियो को देखकर कहे गए होंगे उसका लगभग आपका सारा क्वेश्चन सही करके आए होंगे, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, उसी से लगभग सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिए और आगे भी इसी प्रकार से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होता है वो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि उसी से आपका जो टेस्ट में क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो आपका आने वाला वीकली टेस्ट एग्जाम है, आज तो जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है वहां पे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और उसी से आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के आंसर को देख लेते हैं। देखिए, आपका विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मौसम के अनुसार फसलों को कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि मौसम के अनुसार फसलों के आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो ये भी मैंने आप सभी को बताया। पहला हो गया आपका खरीफ, दूसरा हो गया रबी और तीसरा हो गया आपका जायद। ये तीनों प्रकार होते हैं आपका मौसम के अनुसार फसलों के प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है। तो कौन सा फसल आपका रबी फसल में नहीं आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। धान आपका खरीफ फसल में आता है, ये आपका रबी फसल में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा धान। बाकी बात गेहूं, मटर और चना, ये तीनों रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि जायद फसल किस ऋतु में लगाया जाता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जायद फसल आपका ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के दिनों में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी बताया था कि जायद फसल का एग्जाम्पल भी आपको बताया था, यानी कि जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो आपका जितने भी पानी वाले फसल हो गए, जैसे कि आपका हो गया तारबूज हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं और इसका उत्पादन यानी कि गर्मियों के दिनों में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन सी नहीं है। तो किससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटर। मटर से आपका प्रोटीन प्राप्त होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रेसिंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी किसे कहते हैं तो स्वपोषी के अंतर्गत वे सारे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, अमीबा हो गया, ये सब क्या स्वपोषी के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर आम का पौधा हो जाएगा, क्या आपका स्वपोषी के उदाहरण। बाकी बात गाय, बकरी, मनुष्य, ये तीनों किसका उदाहरण हो जाएगा तो ये तीनों आपका विषमपोषी के उदाहरण है। स्वपोषी पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आम का पौधा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तरीका सिंचाई का पारंपरिक तरीके नहीं है। पारंपरिक तरीका का मतलब हुआ जो युगों युगों से चला आ रहा हो। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है, ये आपका ड्रिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिप आपका सिंचाई के पारंपरिक तरीके नहीं है, ये आपका आधुनिक तरीका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है। तो झारखंड में सरहुल पर्व में आपका कौन से पेड़ की पूजा की जाती है तो साल यानी कि जिसे हम लोग सखुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, सखुआ कहते हैं, इस पेड़ की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सखुआ। ठीक है, यानी कि साल को सखुआ ही कहते हैं, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं, सखुआ कहते हैं, और उसी को हिंदी में साल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अब आपका यहाँ देखिए क्या है कि ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में कितना प्रतिशत तक नमी होता है। तो जो ताजे कटाई वाले फसल होते हैं उसके अनाजों में कितना परसेंट नमी होता है, यानी कि आपका मॉइस्चर का मात्रा होता है, तो ये आपका 16 से 18% होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 16 से 18%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त
खाद्य पदार्थ है, यानी कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपका जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका शहद। शहद आपका मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और ये आपका जीव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शहद। अब देखिए यहाँ पे आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 4-4 नंबर के 5 प्रश्न, देखिए क्या था, निराई क्या है, यह क्यों आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया था। आप लोग देख सकते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन का वीडियो है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो करवाया था, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। खरीफ फसल के 2 उदाहरण दें। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, सब खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। आगे आपका इसका आंसर भी बताता हूँ, आप लोग देखिएगा, अगवाइए मत, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि फसल उगाने से पहले क्यों मिट्टी तैयार किया जाता है। उर्वरक के 2 उदाहरण दें। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसके बारे में लिखना था। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के आंसर की को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 11 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या था कि निराई क्या है या क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो उसी के बारे में पहले निराई को लिखेंगे और यह क्यों आवश्यक है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे निराई का डिफिनेशन दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, फसलों के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को फसल से उखाड़कर बाहर फेंक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। देखिए जब हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं तो देखिए बीच बीच में बहुत ही अन्य प्रकार के अवांछनीय पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, जो घास भूसे आ जाते हैं, तो उसको जो हम लोग निकाल करके फेंकते हैं उसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निराई कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए निराई के लिए खुरपा, कस्सी, कोसा आदि औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि खरपतवार खेत में फसल के साथ उगकर फसल के नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वह फसल के पौधों के साथ जल स्थान, सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण आदि के सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखिए क्या होता है, पेड़ पौधे मान के चलिए कोई भी हम लोग यहाँ पे मिर्च का पौधा लगाएं, ठीक है, और उसके आसपास क्या हुआ, आपका घास भूस हो गया, तो मिर्च को पौधा को जो आपका पोषक तत्व चाहिए, ये आपका घास भूस को भी वही पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, आपका ये मिर्च का पौधा को कम हो जाएगा पोषक तत्व और घास भूस लेगा तो क्या हो जाएगा, घास भूस को भी मिलेगा और मिर्च के पौधा को मिलेगा। अगर घास भूस नहीं रहेगा तो सारा किसको मिलेगा, मिर्च के पौधा को मिलेगा और मिर्च अच्छा तरह से फरेगा। ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें क्या होगा, फल अच्छे से होगा, उसका विकास अच्छे तरह से होगा। इस वजह से क्या होगा, घास पोषक तत्व नाले, इस वजह से घास को निकाल करके फेंका जाता है। ठीक है, चलिए देखिए जिससे क्या होता है, फसल कमजोर होती है, अतः अच्छे उत्पादन के लिए निराई एक अति आवश्यक है। निराई की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि खरपतवार को हाथों से उखाड़ना, यानी कि जो अवांछनीय पेड़ पौधे हो जाते हैं, घास फूस उसको हाथों से उखाड़ना, अंतरों से निराई एवं खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्यों आवश्यक था, निराई क्या था, ये मैंने आपको निराई क्या था बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या था कि खराब फसल के 2 उदाहरण दें, तो धान और मक्का लिख सकते हैं, फिर बाजरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार क्यों किया जाता है। तो देखिए फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। तो इसी वजह से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि क्या हो, पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो अंदर तक जाए और अच्छे से उत्पादन हो, अच्छे से पोषक तत्व ले सके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि उर्वरक के 2 उदाहरण लिखें। कराया हुआ क्वेश्चन है, सारा कराया हुआ क्वेश्चन है, विश्वास नहीं होता है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए जाकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो उर्वरक के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, अमोनियम सल्फेट हो जाएंगे और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपयुक्त व उपयोगी नाइट्रोजनस यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि जो आपका नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में जितने भी प्रकार के जितने भी नाइट्रोजन गैस हैं उसको कहते हैं कि पौधों के लिए एक उपयुक्त व उपयोगी नाइट्रोजनियस यौगिक में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश के आंसर को हम लोग जान लेते हैं। इतना हो गया, आपको मैंने बता दिया। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश के आंसर की। तो अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के आंसर की को देखते हैं। देखिए जिस प्रकार से साइंस में जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, उसी से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से आप सबों का मदद करूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस
विच गेम, यानी कि जो सानिया मिर्जा है इनमें से किस खेल से संबंधित है, किस खेल से रिलेटेड है। तो सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो सानिया मिर्जा है ये टेनिस खेलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा टेनिस। आप लोगों ने गाना सुना है ना कि सानिया मिर्जा की नथनियाँ जान मारे, बहुत पहले का गाना है, चलिए मजाक कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, यानी कि जो आपका 2016 को समर ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को किसने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में अधिक रिप्रेजेंट किया था, तो किसने किया था, तो ये आपका दीपा कर्माकर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दीपा कर्माकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हु ट्रेंड फोगाट सिस्टर, यानी कि जो आपका फोगाट सिस्टर है, पहले ये बताइए कि फोगाट सिस्टर कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित है। तो इसको ट्रेंड किसने किया था, इसको प्रशिक्षण किसने दिया था, तो मैंने आप सभी को बताया था कि एक बार दंगल मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा जो फोगाट सिस्टर है जो कुश्ती खेलती है इसको ट्रेंड कौन करते हैं, तो उसी के पिता महावीर, कौन करते हैं, महावीर सिंह, उसी के पिता आपको क्या करते हैं, महावीर फोगाट आपका उसे फोगाट सिस्टर को ट्रेंड करते हैं और वो पदक जीत करके लाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा महावीर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दीपा मलिक इज एन इंडियन एथलीट फ्रॉम, यानी कि जो आपका दीपा मलिक है ये इंडियन एथलीट है, इंडियन धावक है, कह सकते हैं इंडियन खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की रहने वाली है, तो ये आपका हरियाणा की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पीवी सिंधु इज फ्रॉम, यानी कि जो आपका बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से है, तो ये आपका किस राज्य से है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुमराई टेटे प्ले टू विच गेम, यानी कि जो आपका सुमराई टेटे है वो कौन सा गेम प्ले करती है, कौन सा गेम खेलती है, तो मैंने आप सभी को बताया था सुमराई टेटे, पहले बताइए कहाँ से है, तो सुमराई टेटे ये हमारा झारखंड से है भाई। ठीक है, और ये कौन सी गेम खेलती है, तो ये आपका हॉकी खेलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी इंटरनेशनल मेडल हैज दीपा वन अकॉर्डिंग टू यूर बुक, यानी कि आपकी किताब में जो लिखा गया है उसके अनुसार दीपा ने कितने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, तो आपकी किताब में कितना मेंशन किया गया है, तो 13 मेंशन किया गया है। आपकी किताब के अनुसार दीपा कर्माकर ने आपका टोटल कितने आपका मेडल जीते हैं इंटरनेशनल मेडल, तो ये आपका 13 जीते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन विच ईयर डिड साक्षी मलिक रिसीव राजीव खेल रत्न अवार्ड, यानी कि कौन से साल साक्षी मलिक ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त किया था, तो कौन से अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था, तो ये आपका 2016 में साक्षी मलिक को आपका राजीव खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेरी कॉम बिलोंग्स टू विच ट्राइब, यानी कि जो आपका मेरी कॉम है ये कौन सा प्लेयर है, तो ये आपका बॉक्सिंग प्लेयर है। ठीक है, और ये कौन से राज्य, ये आपका मणिपुर राज्य से है, और ये कौन से जनजाति से, कौन से ट्राइब से संबंधित है, तो ये आपका कोम कुकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कोम कुकी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि व्हेन डिड सानिया मिर्जा बिगिन प्लेइंग टेनिस, यानी कि जो आपका सानिया मिर्जा है यानी कि ये बिगिन यानी कि एक कब से खेलना शुरू की थी टेनिस, तो कब से, तो एट द एज ऑफ 6, यानी कि जब ये 6 वर्ष की थी तब से ही इन्होंने अपना टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा एट द एज ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे 55 नंबर का 4 क्वेश्चन, 44 नंबर का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है विच लाइन अबाउट दीपा मलिक रिफ्लेक्ट हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया था कि हु इज द पोइट ऑफ द पोइम व्हेन सचिन वॉल्स आउट टू बैट एंड वेयर वाज ही बोर्न। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नेम फ्यू अवार्ड्स ऑफ सानिया मिर्जा दैट सी गोट फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सानिया मिर्जा ने टोटल आपका 46 WTF यानी कि वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस डब्ल्यू यहाँ पे लिख देते हैं WTF और 6 आपका इंटरनेशनल ITF वर्ल्ड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का अवार्ड जीता हुआ है, ये लिख सकते थे। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद मैं, कैन, शुड और मस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, कहाँ पे मैं भराएगा, कहाँ पे आपका क्या भराएगा, कैन भराएगा, कहाँ पे शुड भराएगा, कहाँ पे मस्ट भराएगा, सो यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग जान लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपका मैंने आंसर लिख दिया है कि व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु। तो यहाँ पे आप लोग इसे लिख सकते थे, ठीक है, कि पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल एट द समर ओलंपिक 2016। यानी कि पीवी सिंधु आपका फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता है, कहाँ पे, ओलंपिक में, ठीक है, 2015 में। इन मार्च 2015 सी बिकम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इंडिया फॉर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, पद्म श्री इसको मिला था 2016 में। सी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये भी आप लोग लिख सकते थे, उसे खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। बाकी बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको फिल इन द प्लेस बता देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक बता देता हूँ, जो आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और आगे भविष्य में भी काम देगा। और ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर भविष्य में आपको काम नहीं देगा क्योंकि 9 में जाइए तो वहाँ पे अलग कहानी रहेगा, 10 में आपका अलग कहानी रहेगा, लेकिन ग्रामर वाला आपका नहीं बदलने वाला है, ठीक है। और पहली बात तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, आगे भी काम नहीं देगा। तो आप सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बोलिएगा तो मैं इसका आंसर आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आपको काम देगा और यही सब क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा, 10 में भी आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, आपका 9 में भी है, तो यहाँ पे काम आएगा, इसलिए आप लोग सीख लीजिए। क्या था क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मे, कैन, शुड और मस्ट। कहाँ पे मे भराएगा, कहाँ पे शुड भराएगा और कहाँ पे आपका कैन मस्ट भराएगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर में आपका क्या था, खाली स्थान था। यू हैव या लॉन्ग लाइफ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, यू हैव या लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शुरू में कुछ बोलना होगा, मैं यू हैव या लॉन्ग लाइफ, कैन यू हैव लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे आपका देखिए विशेष, जहाँ पे किसी भी विश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मैं का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, एक नंबर में आपका मैं भराएगा। तो क्या हो जाएगा, आपकी उम्र लंबी हो, यानी कि मैं यू हैव लॉन्ग लाइफ। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सी खाली स्थान नॉट पुट वन से भी ड्रेस, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, क्या लिख रहा है, सजेशन के लिए। तो सजेशन के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, सजेशन के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है हमेशा। ग्रामर आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको एक वीडियो आएगा क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो उसके लिए आपका 20 मिनट का एक वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सजेशन, तो सजेशन के लिए आपका क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो सजेशन के लिए हमेशा आपका प्रयोग होता है शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी शुड नॉट पुट वन सेबी ड्रेस, ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे कि उसे जर्जर कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुझाव दे रहे, सजेशन दे रहे, सजेशन जहां भी देते हैं हम लोग शुड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि इंडिया खाली स्थान बीट एनी टीम इन क्रिकेट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पावर, ठीक है, पावर को दिखा रहा है, उसके क्या कह सकते हैं एक तरह से शक्ति को दिखा रहा है। तो जहाँ पे एबिलिटी का बात आता है वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, कैन भराएगा। इंडिया कैन बीट एनी टीम इन क्रिकेट, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है आपका किसी भी टीम को हरा सकती है क्रिकेट में, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, तो देखिए डी नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि वी खाली स्थान नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट इम्पैथिक एडवाइस, यानी कि यहाँ पे आपको इम्पैथिक एडवाइस का मतलब हुआ जोरदार सलाह। तो जोरदार सलाह किसी को हम लोग देते हैं कि आपको जरूर करना चाहिए, आपको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, वहाँ पे आपका मस्ट का प्रयोग होता है। नहीं कहते हैं यू मस्ट गो टू स्कूल, यानी कि तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो जहाँ पे आपका थोड़ा सा जोरदार भाव यानी कि कर सकते हैं, थोड़ा सा जरूरी सलाह हम लोग देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मस्ट रहेगा, वी मस्ट नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमें अपने क्या कर सकते हैं, हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन था, इसको मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आगे भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना है और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।